नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण करेंगे जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। एक पेड़ मां के नाम के अभियान करेंगी पौधारोपण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। साहिबगंज और गिरिडीह में जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। दोनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने झोंकी पूरी ताकत। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा का जताया अनुमान। वहीं अगले कुछ दिनों में पूर्वोत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना। खेल की खबरों में चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा तस्कीन अहमद की गेंद का हुए शिकार। 86 रन बनाकर हुए आउट। भारत का स्कोर 350 के पार। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों के हिंसा प्रभावित 55 लोगों ने बस्तर शांति समिति के तत्वाधान में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। हम लोग 12 मार्च 2014 को दोनों भाई बाजार गए थे। बाजार स्थल में अज्ञात नक्सलियों ने हमें मुखबिरी के संदेह में आकर के हमारे ऊपर घटना को अंजाम दिया, जिसमें हमारे बैठे स्थान पर ही 3 फायर किए, जिसमें 2 गोली मेरे भाई के पीठ में लगा सीने पर और तीसरा गोली उसके कोहनी में लग करके मेरे जांघ को छलनी करते हुए निकल गया। और गोली लगने के पश्चात दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में हम लोग जान को बचाने के लिए भागे। मैं कुछ दूर दौड़ पाया, भाई ज़्यादा दूर नहीं दौड़ पाया और एक दुकान के सामने जाकर गिर गया। वहीं पर क्रूर नक्सलियों ने जाकर के भाई पर और 3 फायर किए। 2013 की बात है, जब मेरे भाई रामू सलाम और मैं दोनों आंगनबाड़ी जा रहे थे। इमली पेड़ के नीचे केटली में बम गड़ा हुआ था, तो हम लोगों को नहीं पता था कि केटली में बम है करके। तो मेरे भाई रामू सलाम उठाए, वो फट गया, तो हम लोग दूर दूर से फेंकाए। बक्सर शांति समिति के प्रयोजन से मेरे घर पर पधारे हुए बक्सर के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र के सभी पीड़ित भाइयों, बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक महानुभाव मेरे घर पर आए हैं, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं। ईश्वर ने किसी भी कारण से आपके जीवन में एक कठिनाई भेजी, दुख भेजा, सहन न हो पाए इस प्रकार का दर्द भी भेजा, मगर हौसले से आज आप खड़े हैं, अपने जीवन में खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपके जीवन में दुख और दर्द आया है वो किसी और के जीवन में ना आए, इसलिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ अर्थ में
पूरे देश और गृह मंत्रालय की ओर से आपका ये उत्साह, हौसला और आने वाले दिनों में बस्तर को शांत करने के लिए आपका जो अभियान है, इसको मैं मनपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि विचारधारा के नाम पर जो लोग हथियार उठाकर समाज में निर्दोष लोगों को हत्याएं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, वो सभी लोगों का दर्द जो आपके माध्यम से आज दिल्ली के गलियारों में आया है, कई सारे आंख होते हुए भी आंख से अंधे और कान होते हुए भी कान से बहरे लोगों के आंख और कान खोलने का काम करेगा। उनको हाथ में हथियार लेकर घूमते हुए लोगों का मानव अधिकार तो दिखता है, परंतु उनके आतंक के कारण छोटे छोटे बच्चे अपाहिज होकर पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। किसी की मां छिन गई, किसी का बाप चला गया, किसी का शरीर का कोई अंग चला गया, उसके मानव अधिकार दिखाई नहीं पड़ते। खैर, आपका प्रयास निश्चित रूप से परिणाम लाएगा और मैं कल ही मेरे सभी प्रयास कर आपकी ये फिल्म, आपके साथ मेरी ये मुलाकात और आपका दर्द पूरे भारत देश के साथ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से साझा करूंगा। ऐसा मैंने यहां बैठकर मेरे मन में निर्णय किया है। भाइयों बहनों, जब आप आए हैं तब मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय का काम है समग्र भारत के अंदर कानून का राज प्रस्थापित हो, राज्य सरकारों को साथ में रखकर देश की आंतरिक सुरक्षा को हम सुनिश्चित करें और नक्सलवाद किसी भी प्रकार से न मानवता के लिए हितकारक है, न देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकूल है। अतः नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। छत्तीसगढ़ की तरह कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। आपके पास जो घटना हुई है, आपके साथ हुई है, आपके परिवारजनों को खोया है, आपके शरीर का नुकसान हुआ है, आपके भविष्य को रौंद दिया गया है। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं इसको वापस नहीं दिला सकता, परंतु हम इतना प्रयास जरूर करेंगे कि आगे पर इस प्रकार के निर्दोष लोगों के जीवन में ऐसी कोई आपदा न आए, इस प्रकार की कठिनाई न आए। और आज आप लोग आए हैं, आप दिल्ली में अलग अलग जगह पे जाकर प्रेस, मीडिया, एक्टिविस्ट सभी को मिलने वाले हैं। अच्छा ही किया, मेरा टाइम मांगा। मैं मानता हूं उनकी संवेदना भी आपके लिए जगेगी, मगर उनकी जगह न जगे, भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी अब तक जो आपके लिए योजनाएं बनी हैं, इस सारी योजनाओं को संरेखित करते हुए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाओं को संरेखित करते हुए
आपके समग्र विकास का, आपके परिवार के समग्र विकास का एक बहुत अच्छा योजना लेकर हम ये 3 महीने में ही आपके साथ आएंगे, जिससे आपका जीवन बड़ा सरलता के साथ जा सके और आपके जीवन में आपको इसका मदद मिले। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशेष मदद मांगी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की, शौचालय की, बिजली वाले घर की। ये सारी योजना को प्रधानमंत्री जी ने गत कैबिनेट में ही अप्रूव कर दिया है और अब छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से ये सारी योजनाएं आप पर पहुंचेंगी। परंतु आपका जीवन सम्मान के साथ जाए, सुचारू रूप से जाए, इसके लिए आपको क्या मेडिकल सहायता मिल सकती है, रोजगारी के लिए क्या सहायता मिल सकती है, कौन सी योजना के साथ आपको जोड़ा जा सकता है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की चिंता करने वाला विभाग इसको अच्छे से देखेगा। एक डिटेल योजना बनाकर हम राज्य सरकार को साथ में लेकर न केवल बस्तर, देश भर में नक्सलवाद के कारण जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है इसके प्रति हमारी संवेदना भी जताएंगे और एक प्रकार से जो हाथ में हथियार लेकर मैदान में उतरे हों उनको एक संदेश भी देंगे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जिसके साथ ईश्वर की कृपा होती है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। नक्सलवाद ने कितने सारे लोगों को जीवन को उजाड़ा है। आंकड़े शुष्क कागज पर जब देखते हैं तब इसमें वेदना की वाचा नहीं होती है, मगर जो भुक्त भोगी है, जिसने दुख को झेला है, उनको मिलते हैं, देखते हैं तो वो वाचा ही अपने आप बहरे कानों तक भी पहुंचती है और आंखें भी खोल देती हैं। आज आप सभी लोग आए हैं, आपका हृदय से स्वागत है और आपके भविष्य के बेहतर जीवन के लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक कार्यक्रम लेकर आएंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से एक बार आपको आश्वस्त कर जाता हूं कि अगले से 1-1.25 साल के अंदर हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे और अपील भी करता हूं कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं, आप भी आइए, आपका स्वागत है। परंतु अगर नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ एक अभियान भी शुरू करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। फिर से मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ हैं और आपके आने वाले जीवन को सुगम और सुनिश्चित बनाने के लिए मेरे से यथासंभव हर प्रयास मैं करूंगा। इतनी बात कर मेरी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आप मेरे घर पर आए हैं, मेरे मेहमान हैं, चाय नाश्ता सभी व्यवस्था हुआ है, आप जरूर करिए और आराम से जाइए, विश्वास लेकर जाइए। बस्तर फिर से सुंदर होगा, बस्तर फिर से शांत होगा और पूरा बस्तर विकसित होगा, इसका विश्वास लेकर जाइए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर अपने आवास स्थित छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा जो तमाम पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों के हिंसा प्रभावित 55 लोगों ने बस्तर शांति समिति के तत्वाधान में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि जो उनका मंत्रालय खासतौर पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को ध्यानपूर्वक देखता है, उन्होंने उनकी बातों को सुना भी है और इस पर सटीक तौर पर विचार भी किया जाएगा और किस तरह से नक्सलवाद की समूच जो मूल सोच है उसका विनाश करना बेहद ज़रूरी है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। यहाँ तक कि जो तमाम उनके दर्द और पीड़ितों ने अपने जो अनुभव उनसे साझा किए उन्हें बहुत ही धैर्यपूर्वक गृह मंत्री ने सुना और ये भी कहा कि नक्सलियों के मानव अधिकार तो कई लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन पीड़ित जिस तरह से इससे पीड़ा का शिकार हुए वो नहीं दिखाई देता। और जिस तरह से राज्य सरकार इस पूरे स्तर पर काम कर रही है
उसकी भी प्रशंसा गृह मंत्री ने की। उन्होंने ये भी कहा कि एक समग्र विकास को जोड़ते हुए योजना जल्द से जल्द लाई जाएगी और ख़ास तौर पर जो भटके हुए युवा हैं या नक्सलवादी हैं उनसे भी इस मंच से आग्रह किया गया कि कैसे वो मेन स्ट्रीम जब हम जिंदगानी जीने की बात करते हैं और ख़ास तौर पर नक्सलवाद को अगर वो छोड़ते हैं उनके लिए भी सकारात्मक पहल है। तो ये पूरी जो बातचीत है वो हमने आपको सुनवाई, लेकिन वक्त फिलहाल न्यूज़ एट 10 में एक छोटे से ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री PM विश्वकर्मा योजना के विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेश के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे, जहां इस योजना के लाभार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के अमरावती में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क की आधारशिला रखेंगे। 1000 एकड़ में फैले इस पार्क को महाराष्ट्र औद्योगिक निगम ने विकसित किया है और ये राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ होना है और इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण में सहायता दी जाएगी। देश के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए शुरू किए गए PM विश्वकर्मा योजना के 1 साल को पूरा हो गया है और इस योजना से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ पर देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए PM विश्वकर्मा योजना ने अपनी शानदार 1 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2023 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य हस्तकला और शिल्पकला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है। पिछले 1 साल में योजना के माध्यम से देश के लाखों लाभार्थियों को अपने पारंपरिक कौशल को बढ़ाने, नई तकनीक हासिल करने और बेहतर उत्पाद तैयार करने में मदद मिली है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित PM विश्वकर्मा योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के कुल 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं कारीगरों को आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। पिछले 1 वर्ष के दौरान देश भर के लाखों कामगारों ने योजना का लाभ उठाकर बुनियादी प्रशिक्षण और उन्नत प्रशिक्षण को प्राप्त किया है। योजना के तहत लाभार्थियों को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म यानी कि UAP पर भी पंजीकृत किया गया, जिसके बाद लाभार्थियों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लेने में सहूलियत हुई है।
पीएम विश्वकर्मा योजना ने देश के कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया है, जिसके कारण उनकी बाजार पहुंच एवं अवसरों में वृद्धि हुई है। योजना की मदद से लाखों कारीगर बिना किसी सिक्योरिटी के 5% की रियायती ब्याज दर पर लगभग 3 लाख रुपए तक के मुक्त ऋण लेने के लिए पात्र हुए हैं। योजना के अंतर्गत सत्र 2023-24 से लेकर सत्र 2027-28 तक के वित्तीय वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। कारीगरों की सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर शुरू किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना से न केवल देश के लाखों कारीगर लाभान्वित हुए हैं, बल्कि योजना के जरिए उन्हें अपनी पारंपरिक कला को भी जिंदा रखने और प्रसारित करने में मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आज दूसरा दिन है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 4 दिवसीय मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें 90 देश भाग ले रहे हैं, जिनमें जापान भागीदार देश के रूप में, जबकि वियतनाम और ईरान फोकस देश के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये भारत के फूड से दुनिया को अवगत कराने का बड़ा मंच साबित हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। भारत वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। 19 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस बहुप्रतीक्षित वैश्विक कार्यक्रम में 90 से अधिक देशों, 26 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 18 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रालय और संबद्ध संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में है। इसमें रोजगार के बड़े अवसर हैं। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आने वाले दिनों में इसको और कैसे बढ़ाया जा सके, उस क्षेत्र में, उस दिशा में हम लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये आयोजन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और विकास का एक प्रमुख मंच बन रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आयुर्वेद में भोजन और उसके महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। फूड प्रोसेसिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का फूड दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। आज दुनिया भारत को हर क्षेत्र में फॉलो कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले जब फूड प्रोसेसिंग का ये हुआ था, वर्ल्ड फूड फॉर इंडिया हुआ था, तब उन्होंने कहा था हर एक डाइनिंग टेबल पे भारत का फूड रहना चाहिए। अभी धीरे धीरे इस विचार को लेके लोग भी आगे आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत में एक बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में एपिडा, MPEDA और कमोडिटी बोर्ड द्वारा आयोजित रिवर्स बायर सेलर मीट में 1000 से अधिक खरीदार शामिल हो रहे हैं। साथ ही उच्च स्तरीय CEO गोलमेज सम्मेलन विश्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो उसके लिए भी यहाँ पर तमाम जो स्टार्टअप हैं वो यहाँ पर हैं, जिन्होंने किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखने का प्रयास किस तरीके से किया जाएगा, उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। साथ ही कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई नवाचार यहाँ पर कर रहे हैं। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनिया के खाद्य और उससे जुड़ी प्रोसेसिंग पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही नई तकनीकों के माध्यम से विभिन्न नवाचारों का भी प्रदर्शन हो रहा है। ये कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को बखूबी उजागर कर रहा है। अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान और प्रधानमंत्री आशा योजना को जारी रखने का फैसला किया। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। देश भर के किसानों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा किसानों के हित में लिए गए 2 फैसलों से किसानों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना को जारी रखा जाएगा। साथ ही रबी मौसम के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी को भी मंजूर कर लिया गया है। दोनों योजनाओं पर 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी के सुल्तानपुर जिले के किसानों का कहना है कि उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कई और किसानों का कहना है कि रियायती दर पर उर्वरक मिलने से उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रयासों के तहत
पीएम आशा योजना को जारी रखने के निर्णय से किसानों को बड़ा लाभ होगा। जो सरकार खाद पर, बीज पर जो सब्सिडी दे रही है, तो सारा कुछ इसी पीएम आशा योजना में ही सम्मिलित किया गया है और सरकार का इस पे हस्तक्षेप रहेगा और किसानों को कोई लूट ना सके, किसानों को का कोई धोखा ना दे सके। इसलिए जो है सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पीएम आशा योजना लॉन्च किया है। छोटे किसान हैं उनको खासकर ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि बिचौलियों वाला जो काम है वो खत्म हो जाएगा और यह काम प्रधानमंत्री का बहुत ही सराहनीय है। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने किसानों की तरफ से। उर्वरकों के लिए जो सब्सिडी जारी रहेगी किसानों की, और जो पीएम आशा वाली योजना है वो भी कंटिन्यू रहेगी। इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च होगा, लेकिन वो उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ रहेगा और किसानों को भी लाभ होगा। असम के किसान भी केंद्र सरकार के फैसले से काफी खुश हैं और उन्हें लगता है कि इससे किसानों का कल्याण होगा। सरकार ने जो ये किसान के लिए स्कीम लाया है, आशा फर्टिलाइजर का सब्सिडी वाला जो स्कीम लाया है, ये किसान लोगों को बहुत लाभान्वित होगा। सरकार अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप देश के किसानों को किफायती मूल्य पर P&K उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने उर्वरकों और निविष्टियों यानी यूरिया, DAP, MOP तथा सल्फर की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए रबी 2024 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के शिवपुरी जिले में महिलाएं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से बेहद खुश हैं। शिवपुरी की महिलाओं का मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर क्रांतिकारी कदम ये उठाया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मैं समूह से जुड़ी हूँ ना, जब से मुझे बहुत फायदा हुआ है। मतलब मेरे पति भी वैसे ट्रक चलाते थे और मतलब बेरोजगार, और अब हमने समूह से जुड़कर गाड़ी ली है, हमारी खुद की गाड़ी चला रहे हैं, बोलेरो पिकअप गाड़ी है। तबीयत खराब हो जाती है तो मतलब पर्चे बनवाते हैं ना, तो आयुष्मान कार्ड से हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता है। मुझे भी लखपति दीदी की ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए दी गई थी कि लखपति दीदियों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनकी आय होना चाहिए 1,40,000 तक की। सो हम गांव में जाते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं उनको और आगे का बढ़ावा भी दे रहे हैं। जैसे लाडली बहना योजना है, उज्ज्वल योजना है, श्रम कार्ड योजना है, आवास योजना है। प्रधानमंत्री की योजना से सब बहनन के घर घर गैस भी जल रहे हैं और विकलांग योजना भी मिल रही है और विधवा भी पेंशन मिल रही है, राशन भी मिल रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री की योजना से हमें बहुत बहुत लाभ मिल रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाई है, जैसे लखपति दीदी है, लाडली बहना है, आवास है, शौचालय है और सब में पहले आयुष्मान कार्ड है। और सब में पहले बहुत बड़ी योजना ये है कि महिलाओं चुनाव लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30% आरक्षण दिया है। इससे महिलाओं को उत्साह भी बढ़ा और आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिली। इससे अधिकतर मेरी महिलाएं सरपंची के चुनाव जीती हैं। इस वजह से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। समूह से लोन लेकर हम 12 दीदियों ने, कोई ने भैंस पालन, बकरी पालन, कोई ने परचूनी की दुकान और जैसे लखपति दीदी बनाई है। प्रधानमंत्री जी ने हमको शौचालय, गैस चूल्हा और जी आवास और जी अपना बीमारी का कार्ड है, जी सब आयुष्मान कार्ड और जी सभी हमें को प्रधानमंत्री की बात से धन्यवाद हो रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में युवाओं के लिए कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसका फायदा युवाओं को मिल रहा है। वो इससे काफ़ी खुश हैं। ग्वालियर के युवाओं का मानना है कि मोदी सरकार द्वारा स्टार्टअप और स्कॉलरशिप जैसी कई योजनाएं उन्हें प्रदान की गई, जो उन्हें स्किल सीखने और बढ़ाने में सहायक साबित हुई। आज इन योजनाओं का फ़ायदा
लेकर वो न केवल अच्छे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं बल्कि खुद अन्य युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। मोदी सरकार का जो पूरा ध्यान है रोजगार को बढ़ाने के लिए, आज हम जैसे युवा जो कुछ नया करना चाहते हैं उसको स्टार्टअप्स द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो प्लेटफॉर्म तैयार की गए हैं उस स्टार्टअप्स के द्वारा हम लोग अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं। हमें ए से लेकर जेड तक कैसे किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करना है, क्या समस्याएं आती है, हमें फंड कहाँ से उपलब्ध होगा, क्या क्या चीज़ें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने सिस्टम को और अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका पूरा हमें मोदी सरकार द्वारा ख्याल रखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार जो है उन्होंने काफ़ी योजना चालू की हैं, स्कॉलरशिप योजना है वो चालू की है। तो इस योजना से ये है कि हमें जो आने वाले जो युवा हैं उनको काफ़ी बेनिफिशियल मिलते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आगे ग्रोथ करने के लिए। स्टार्टअप योजना भी है, इंक्यूबेशन सेंटर जो हो रहे हैं, तो एक युवा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को ग्रो करने के लिए। 2 साल पहले तक स्टार्टअप ये क्या चीज़ है, इंक्यूबेशन क्या चीज़ है, आज तक हमें पता भी नहीं था। आज मोदी जी की वजह से स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा वेंचर आया जिसमें हमें ये चीज़ों से अवगत कराया गया है। दूसरा, मोदी जी बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमें हेल्प कर रही है इन सब चीज़ों में ताकि हम आगे और एजुकेशन ले सकें। और फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। अब खबरों की कारवां को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी चौथे क्वाड नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही UN में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बेहद अहम अमेरिका यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन, अमेरिका में बसे भारतीयों के साथ रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करना और UN मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर में शिरकत कर भारत का दृष्टिकोण साझा करना। पीएम के दौरे की शुरुआत क्वाड शिखर सम्मेलन से होगी, जहां 21 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृहनगर डेलावेयर में क्वाड नेताओं की मेजबानी करेंगे। The Quad has a very full and substantive agenda on this occasion as well. We continue to work on development priorities in the Indo-Pacific, in implementing sustainable development goals, delivering public goods, strong focus on peace, prosperity and stability. क्वाड शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विकास एजेंडे का केंद्र बिंदु रहेगा। डेलावेयर में हो रहे इस क्वाड शिखर सम्मेलन में जहां इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को लेकर खास जोर रहेगा, वहीं भारत के लिहाज से इस पूरे खित्ते के मुल्कों की विकास प्राथमिकताएं अहम रहेंगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी का भव्य कार्यक्रम इस यात्रा का बड़ा आकर्षण होगा, जो 22 सितंबर को नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलोजियम में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी का तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम समिट ऑफ द फ्यूचर है, जिसमें दुनिया भर की हस्तियां न्यूयॉर्क स्थित UN मुख्यालय में जुट रही हैं। सम्मेलन में इस मुद्दे पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि वर्तमान को बेहतर कैसे बनाया जाए और भविष्य को कैसे महफूज रखा जाए। This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it, a very important plurilateral aspect to it, and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders amongst others. इसके अलावा पीएम मोदी विश्व के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे, जिसमें अहम होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। मोदी एंड द US progress together
इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका भर में बसे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दुनिया भर में उत्सुकता इस बात की भी है कि समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर भविष्य के दृष्टिकोण को लेकर के क्या रुख रखते हैं। अपने सहयोगी अमृतपाल सिंह के साथ और कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज रांची के राष्ट्रीय कृषि उच्चतर पर संस्करण संस्थान की शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगी। इसके साथ वो एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने के साथ साथ राजभवन के मूर्ति गार्डन का लोकार्पण भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 22 सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति का केंद्र शासित प्रदेश का ये पहला दौरा होगा। उपराष्ट्रपति 20 सितंबर को दमन में जमपोर स्थित पक्षीशाला का उद्घाटन करेंगे। 21 सितंबर को उपराष्ट्रपति दादरा और नागर हवेली के सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे, जहां वो छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति दीव में स्थानीय पंचायतों और नागर परिषद की निर्वाचित प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। 22 सितंबर को उपराष्ट्रपति दीव में घोगला ब्लू फ्लैग बीच और घोगला टेंट सिटी की यात्रा करेंगे, जहां वो घोगला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फ्लैट्स और दीव में मल संसाधन संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति अपने दौरे के अंतिम दिन दीव में केवड़ी स्थित एजुकेशन हब भी जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन का शंखनाद करने पहुंच रहे हैं। वो साहिबगंज और गिरिडीह में जनसभाओं को संबोधित कर कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरेंगे। साथ ही अमित शाह बाबा झारखंडी धाम मंदिर में दर्शन और पूजन कर कोयलांचल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। एनआईए ने बिहार के गया और भभुआ में नक्सली संगठनों से जुड़े मामलों में छापेमारी की। इस सिलसिले में बिहार में नक्सलियों से संबंधों के चलते जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए की छापेमारी करीब 20 घंटे चली। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ से भी ज़्यादा कैश और हथियार बरामद किए गए। नोटों की गिनती के लिए बैंक से नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई। कैश और हथियार को एनआईए की टीम गया पुलिस के सहयोग से अपने साथ ले गई। इस मामले में मनोरमा देवी ने मीडिया के समक्ष आकर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि जब्त किया गया कैश उनकी कंपनी का है और हथियार उनके गार्ड्स का। मनोरमा देवी ने सारे कागजात पुलिस के सामने प्रस्तुत करने का भी दावा किया। दरअसल जांच एजेंसी को शक है कि जेडीयू की पूर्व विधायक मनोरमा देवी का नक्सलियों से गठजोड़ है। वो उन्हें हथियार और पैसे मुहैया कराती हैं। हमको तो कुछ मालूम भी नहीं था। एनआईए की टीम सुबह 6 बजे सुबह में मेरे के यहाँ छापामारी हुआ है। जो भी पेपर मांगे मेरे पास सब पेपर मौजूद था। सारा पेपर हम उनको दिए कि हम राजनीतिक भी करते हैं, मेरा बिजनेस भी चलता है, मेरा होटल भी है, मेरा ठेकेदारी भी है। तो सारा पेपर हम मीडिया का भाई उनको हम एक पेपर दिए। जो भी पैसा है सब मेरे पास सब सारा डॉक्यूमेंट्स है। और जो लेबर वर्क के देने के लिए साइड पर जो ठेकेदारी में होता है उसके लिए रखे हुए थे। वक्त छोटे से ब्रेक का है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और खबरों में अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के
चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन है, जबकि भाजपा बिना किसी गठबंधन के चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कटरा में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान आम लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने भाजपा नेता दुर्गेश्वर लाल से खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड के विधायक और प्रवासी प्रभारी मंत्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के दुर्गेश्वर लाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आज जो रैली हुई है पीएम की, क्या प्रमुख बातें रही जो आपको लगता है कि यहाँ की जनता को छू गई। जम्मू कश्मीर के लिए एक तरीके से ये टॉनिक का काम किया जो नरेंद्र मोदी जी आज इस सीट पे जो रैली की है। यहाँ पे एक टूरिज्म का सेक्टर बहुत बड़ा जो है सेक्टर है, वो टूरिज्म पे डिपेंड करता है। दिल्ली टू कटरा जो वंदे भारत ट्रेन की बात करी, वो भी सबसे पहले यही ट्रेन चली थी। तो मुझे लगता है जिस तरीके से मोदी जी का जो है जम्मू कश्मीर के प्रति प्यार और स्नेह है, और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों का यहाँ पे जो है विश्वास भी है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ की जनता को छुई? जब से धारा 370 हटी है उसके बाद लोगों में शांति आई है, स्थिरता आई है। यहाँ पे जो पार्टियाँ हैं, चाहे आप पीडीपी हो और आपके नेशनल एनसी हो या आपके कांग्रेस हो, इन लोगों ने तो आपने देखा ही है, वो तो देश में उनका तो प्रोपेगेंडा ही है कि भाई लोग वोट डालो, शासन करो। लोगों ने उनकी सारी कलाएँ देख ली है, उन्होंने जितने फंडे चलने थे वो सारे जनता को पता लग गया। बहुत सारे यहाँ पे खबरें आई कि जो भाजपा में ही बगावत की खबरें हैं, कुछ जो जिनको टिकट मिलना चाहिए वो टिकट नहीं मिला, तो इन सारे खबरों को आप कहाँ विराम देते हैं? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगा। घर में जब बर्तन रखते हैं तो उसकी भी आवाज़ आती है, और जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र है। हर आदमी चाहता है कि मुझे चुनाव में जाके मुझे टिकट मिले और जाके मैं चुनाव लड़ूं। छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता हो, प्रदेश के हो या अपने जो लोकल जो लोग हैं, सभी लोगों के साथ बैठ के समन्वय बैठाया गया। मुझे विश्वास है श्री माता वैष्णो देवी सीट जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत की जाएगी। हमारे साथ दुर्गेश्वर लाल, और जिन्होंने बताया साफ तौर पर कि जब आज यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ है तो ये ज़रूर ये सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, जम्मू। बात करते हैं दिल्ली की, जहाँ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से हरियाणा में चुनावी प्रचार करेंगे। वो हरियाणा के जगाधरी विधानसभा में रोड शो करने वाले हैं और इसके बाद वो डबवाली, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, असंध, बल्लभगढ़ और बादरा विधानसभा में चुनावी प्रचार करेंगे। पूरे देश में 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इस साल स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस एक दशक में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कई बार स्वच्छता अभियान से जुड़े लोगों की प्रेरणादायक कहानियां साझा की। देखिए खास रिपोर्ट के जरिए। देश भर में 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार यह अभियान इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इन 10 सालों में देश में इस अभियान से आमूल-चूल परिवर्तन आए हैं। लोगों की जन भागीदारी से इस अभियान ने एक क्रांति का रूप ले लिया है। यह मात्र संयोग नहीं है कि 2014 में जब गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की भी शुरुआत की थी। मन की बात के पहले संस्करण में प्रधानमंत्री ने देश की जनता से स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए आह्वान किया था। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत का एक अभियान 125 करोड़ देशवासियों ने आरंभ किया है। मुझे विश्वास है
कि आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने कल एक बात कही थी स्वच्छ भारत अभियान में कि मैं 9 लोगों को निमंत्रित करूंगा और वे खुद सफाई करते हुए अपनी वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रित करेंगे। आप भी इसमें जुड़िए, आप सफाई कीजिए, आपके 9 जिन लोगों को आप आह्वान करना चाहते हैं उनको कीजिए, वे भी सफाई करें। आपके साथी मित्रों को कहिए, बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे, धीरे धीरे पूरे देश में ये माहौल बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में ऐसे कई लोगों की कहानियां साझा की जिन्होंने अपनी भागीदारी से इस अभियान को सफल बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात के दूसरे संस्करण में मध्य प्रदेश के सतना से भरत गुप्ता की कहानी लोगों के बीच रखी। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, उन्होंने मेरे माई गॉव पर एक मेल भेजा। उन्होंने अपना रेलवे में जा रहे थे उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि आम लोगों द्वारा किए गए कार्यों को वो जनता के साथ साझा करें, जिससे और भी लोग वैसे ही काम करने के लिए प्रेरित हों। मन की बात कार्यक्रम ऐसे प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री को एक सुलभ मंच प्रदान करता है। स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विज्ञान और तकनीक मंत्रालय ने कल दिल्ली में 31 स्कूली बच्चों को इंस्पायर मानक अवार्ड से सम्मानित किया। देश के सभी राज्यों से 4,96,000 छात्रों ने अपने इनोवेशन को प्रदर्शित करते हुए उपकरण बनाए और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। Occasion here because we are really celebrating the innovations of a bright young mind, the exceptional talent and innovations that was on display in the last 3 days really gives us the confidence that there is indeed a significant talent and potential that exists in the country. India's Global Innovation Index stood at 81st position about 9 years ago, and today we stand at 40th position, 40. So if you have jumped from 81 position to the 40th position, thanks to several initiatives, starting from Niti Aayog, starting to help through the Atal Innovation Mission, tinkering labs to about 10,000 schools. और आइए आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को संबोधित कर रहे हैं। WTO, food regulators from over 40 countries, industry leaders and experts from global scientific community coming together to discuss a topic of paramount importance of food safety. Last year in India, we had a privilege of hosting G20 summit under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The success of that event highlighted the India's remarkable progress and its emerging role as a global influencer. In alignment with our Honorable Prime Minister's vision, Vasudhaiva Kutumbakam, One Earth,
One Family, One Future, we launched the inaugural Global Food Regulator Summit in 2023 as a co-branded event with the G20 Summit. This groundbreaking initiative brought together global food regulators to discuss the challenges and the threats of our food safety system. As my colleague Prahlad Joshi ji talked about and recited the shloka from the Bhagavad Gita, the importance of the purity of food, it is also mentioned in Upanishads that when food is pure, the mind becomes pure. And when the mind is pure, memory becomes steady. And when memory is steady, all the knots of the heart, ignorance, doubts, attachments are untied and one attains liberation. This emphasizes the importance of pure food in achieving mental clarity and ultimately spiritual liberation, which we have to understand. This timeless principle underscores the critical connection between food, health, and well-being and will guide discussions over the next 2 days. The rapid globalization, technological advancements, and evolving consumer preferences are reshaping our food systems at an unprecedented pace. We face a complex array of challenges, from persistent foodborne illness to emerging concerns such as nutraceutical safety, novel foods, and the microplastics in our food chain, all while striving for sustainability. In this dynamic environment, the role of food regulators has never been more crucial. This demands continuous collaboration, relentless innovation, and a commitment to constant improvement in our food safety systems. Ministry of Health and Family Welfare and FSSAI have been playing a pivotal role in developing standards, keeping in mind international trade, evolving food production processes, and changing consumption patterns. FSSAI has made remarkable strides in reviewing and developing new standards based on cutting-edge advancements in food technology. A notable तो आप सुन रहे थे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 से जो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनका संबोधन। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से जब हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, वैश्विक मानकों के साथ कई फोरम्स पर भारत ने अपने मानक तय किए हैं और उस लिहाज से ये बेहद अहम हो जाता है कि किस तरह से जब हम वर्ल्ड सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने की बात करते हैं तो इस सेक्टर में असीम क्षमता मौजूद है। बढ़ते आगे, विश्व प्रसिद्ध तिरुपति के लड्डू में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल किए जाने के मामले पर सियासी हंगामा जारी है। कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछली YSRCP सरकार पर आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान विश्व प्रसिद्ध तिरुपति के लड्डू में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल को किया गया था और सीएम नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि तिरुमाला के लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाए गए थे। उन्होंने घी के बजाय जानवरों की चर्बी का उपयोग किया। लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि लड्डू में मिलावट की गई। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकटरमण रेड्डी ने कहा कि गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रमाणित करती है कि घी की तैयारी में गौमांस की चर्बी, पशु वसा, चर्बी और मछली के तेल का उपयोग किया गया, जो तिरुमाला को आपूर्ति की गई थी। लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम नायडू ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अनियमितता में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि मुझे जो लैब रिपोर्ट मिली उसमें स्पष्ट है कि प्रसाद की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया। उसमें अपवित्र वस्तुओं की मिलावट की बात सामने आई। इन सब के लिए जिम्मेदार कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ लोगों को काम से भी हटा दिया गया। सीएम नायडू ने कहा कि प्रसाद की पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हुए अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रद्धालु भी इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस सिलसिले में और भी जांच की जा रही है। घटना से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं और इस अनियमितता में जो भी शामिल पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि के बाद सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की। इस मामले को लेकर पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर कहा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल, सुअर की चर्बी और गौमांस की चर्बी मिलाए जाने के बाद से हम सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन YSP सरकार द्वारा गठित TDD बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन हो। सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, नागरिकों, मीडिया और अपने अपने क्षेत्र के अन्य सभी लोगों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए एक साथ आगे आना चाहिए। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पवित्र मिष्ठान तिरुपति प्रसादम में पशु वसा के कथित उपयोग को अक्षम्य पाप बताते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बंदी संजय ने पिछली YSRCP सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार में तत्काल जांच और मामले की सख्त कार्रवाई के लिए अनुरोध भी किया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है। ये अक्षम अपराध है। कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है। इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं AP सरकार से मैं विनती करता हूँ कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए। ये मेरा विनती है। तिरुपति प्रसादम विवाद पर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ये सनातन धर्म पर हमला है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों को दंडित करना चाहिए। जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है। तो ये जब खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं और वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत और बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। भारत और बांग्लादेश के बीच मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का दूसरा दिन है। भारतीय टीम 376 रन का स्कोर बनाकर ऑल आउट हो गई। उससे पहले चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन अश्विन की शतकीय पारी 113 रन पर समाप्त हुई। वहीं रविंद्र जडेजा ने दूसरे दिन 86 रनों से आगे अपने पारी को बढ़ाया, लेकिन बिना कोई रन जोड़े जल्द ही विकेट गंवा बैठे। जडेजा और अश्विन के बीच 199 रनों की पार्टनरशिप हुई। जडेजा इसके साथ ही अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक लगाने से चूके। बांग्लादेश की ओर से सबसे ज़्यादा 5 विकेट 24 साल के हसन महमूद ने लिए। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।